भारत में राजनीति और अपराध का चोली दामन का सिलसिला। आजादी के बाद से ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब राजनीति ने अपराध को संरक्षण दिया है और अपराध ने राजनेताओं को कुर्सी दिलाने में मदद की। बड़ा से बड़ा अपराधी भी आजादी के बाद जनता के वोट से अपने सारे पाप धुल गए। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि राजनीति की वॉशिंग मशीन में बड़ा से बड़ा अपराधी या कुख्यात अपराधी भी खुद को भूलकर माननीय का दर्जा बड़ा आसानी से प्राप्त कर लेता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गांव गिरांव में। अगर आप भी गांव गिरांव के रहने वाले हैं, गांव गिरांव से ताल्लुक रखते हैं और हर छोटी बड़ी खबर को गहराई से परखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साल बदलते हैं, समय बदलते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन व्यवस्था क्यों नहीं बदलती? ये प्रश्न बार बार उठता है, लेकिन ये प्रश्न ज्यों का त्यों ही रह जाता है। इसका क्या कारण है? क्यों राजनीति से अपराध खत्म नहीं होता और क्यों अपराध को राजनीति में संरक्षण दिया जाता है? क्या कभी इसके लिए प्रयास किया गया कि अपराध को राजनीति से दूर रखा जाए या राजनीति को अपराध से मुक्त रखा जाए? आइए हम इसी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मुंबई बम ब्लास्ट कांड तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुने हैं तो चलिए हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में सिलसिलेवार 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान गई थी और 713 लोग घायल हुए थे। इस बम ब्लास्ट का आरोप अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह डी कंपनी पर लगा। इसी बम धमाके के बाद भारत में ये मांग उठने लगी कि अपराधियों और नेताओं के गठजोड़ का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि बिना राजनीतिक प्रश्रय के डी कंपनी द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और जांच में दाऊद इब्राहिम का राजनीतिक गठजोड़ उभर कर सामने आया और इसी घटना के बाद पहली बार यह ठोस प्रयास किया गया कि राजनीति से अपराध को दूर रखा जाए। और इसी को लेकर पीवी नरसिम्हा राव ने तत्काल गृह सचिव एमएन बोहरा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया, जिसे बोहरा आयोग के नाम से जाना जाता है। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि विकास दुबे हत्याकांड के बाद भी एक आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल कर रहे हैं। क्या होता है ये आयोग, कैसे करता है ये काम, क्या होती है इसकी कार्यशैली, आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। हर घटना, हर दुर्घटना के बाद सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि इस घटना के पीछे का कारण क्या है। उस कारण को जानने के लिए वो जो इस विषय के विशेष जानकार होते हैं, उस मामले के विशेष जानकार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाए। ये टीम ही उस घटना का पूरा ब्यौरे का आकलन करती है, इस घटना का मूल कारण क्या रहा, और ये कोशिश करती है कि भविष्य में फिर ऐसी घटना न दोहराया जाए। इसलिए वो सरकार को आवश्यक आदेश, निर्देश या दिशा निर्देश जारी करती है और सरकार को पालन करने का सुझाव देती है। इस समिति में एमएन बोहरा के अलावा रा और आईबी के सचिव, सीबीआई के निदेशक और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव भी सम्मिलित थे। इस समिति ने दाऊद इब्राहिम एवं उसके डी कंपनी के गतिविधियों को लेकर विशेष पड़ताल की और उसने अपना रिपोर्ट सरकार को सौंपी। वह इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया कि दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग का कई राजनेताओं से गहरा संबंध है एवं इसका राजनीतिक गठजोड़ बहुत ही मजबूत है। एवं इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि दाऊद इब्राहिम और मेनन भाइयों, मेनन वही
याकूब मेनन, जो अभी कुछ साल पहले इसी मामले में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो याकूब मेनन और उसके भाइयों का साम्राज्य सरकारी तंत्र के संरक्षण के बिना खड़ा नहीं हो सका और तब एक कोशिश की गई कि आखिर ये गठजोड़ कैसे होता है, इस गठजोड़ का पता लगाया जाए और इस गठजोड़ का समय रहते हुए निदान निकाला जाए और इन गैंगों पर कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक नोडल एजेंसी बनाने का सुझाव दिया, यानी एक केंद्रीय एजेंसी, यानी पूरे देश में अपराधियों का एक कुंडली तैयार किया जाए, एक डाटा तैयार किया जाए और ये पता लगाया जाए कि कौन से अपराधी का किस राजनीतिक पार्टी के साथ कैसा संबंध है, किस तरह का गठजोड़ है और किस तरह दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। और साथ ही आयोग ने अपने रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि इस एजेंसी की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा जाए और यह गृह सचिव के अंडर में काम करे और साथ ही ये भी सुझाव दिया था कि इस पे कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो। लेकिन क्या हुआ इस रिपोर्ट का, कहाँ गई ये रिपोर्ट? जैसा कि आप जानते हैं कि हर आयोग के गठन और आयोग की रिपोर्ट के बाद में जैसा होता आ रहा, सरकारें बाध्य नहीं होती हैं कि वो आयोग की रिपोर्ट को माने। बोहरा समिति की इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज तक फाइलों में धूल भाग रही है, यहाँ तक कि इसे कभी सार्वजनिक करने की जहमत भी नहीं उठाया गया। सरकार ने इस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक ही नहीं किया। उसका कहना है कि इससे सरकार की गोपनीयता भंग हो सकती है। 1997 में जब सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया कि वो बोहरा समिति के रिपोर्टों को सार्वजनिक करे, तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ले ली और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ये निर्देश दिया कि सरकारें किसी भी आयोग के रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। 1997 में फिर से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दबाव बना, लेकिन तब सरकार ने काफी दबाव के बाद 100 पन्नों की रिपोर्ट में केवल 12 पन्ने की रिपोर्ट ही सार्वजनिक की। क्यों होता है ऐसा? ऐसा किस लिए होता है? सरकारें क्यों ऐसा अच्छी रिपोर्टों को सार्वजनिक नहीं करती है? आइए कुछ विशेषज्ञों का राय जान लेते हैं। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर कहते हैं कि यह रिपोर्ट सिस्टम के कमियों को उजागर करने वाला था और इससे सिस्टम की कमियां उजागर होती और कोई भी सिस्टम या सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी कमी उजागर हो, इसलिए इस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि यह रिपोर्ट कभी लागू नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों का हित छुपा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता भी कुछ इसी तरह की बात कहते हैं कि अपराधी और नेता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक को चुनाव जीतना है, दूसरे को जेल जाने से बचना है और ये दोनों एक दूसरे के सहयोग के बिना संभव नहीं है और ये रिपोर्ट शायद इसी बात पर प्रतिबंध लगा रही थी। विक्रम सिंह भी इस बात को मानते हैं कि इस रिपोर्ट को राजनीतिक पार्टियां कभी भी लागू नहीं होने देंगे, इसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। अपराध और अपराधी हमेशा से मानव समाज का हिस्सा रहे हैं। कभी कोई मजबूरी में अपराधी बनता है तो कभी कोई जानबूझकर शौक में अपराधी बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त होते हैं, यानी कि वो जन्मजात अपराधी होते हैं और अंत में सभ्य समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं और आखिर में एक आयोग के गठन पर सरकार को मजबूर होना पड़ता है। कारण चाहे जो भी हो, किसी आयोग या समिति की सिफारिशें लागू हो या न हो, मगर ऐसी व्यवस्था जरूर लागू होनी चाहिए कि अपराध पैदा ही न हो और अगर पैदा हो तो उसे विकास दुबे बनने तक इंतजार न किया जाए। आज के एपिसोड में इतना ही और अब हम आपसे विदा लेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर नए वीडियो के साथ। लेकिन अंत में जाते जाते हम आपके लिए एक खूबसूरत सा वीडियो छोड़ते जा रहे हैं। एक
खूबसूरत सी लड़की, एक क्यूट सी लड़की, भोजपुरिया अंदाज में, गोरखपुरिया अंदाज में, जो हमारे गांव गिराव में लोक परंपरा है, शादी के समय गाली गाने का एक रिवाज है जिसे भोजपुरिया भाषा में गारी कहल जाला। वो अंदाज में एक खूबसूरत गारी के वीडियो आप लोग के बीच में छोड़ के जाते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज बा, लेकिन वो गारी अपने आप में बहुत कुछ बयां भी कर दिया। हमारे यहाँ लोकगीतों में गारी का बड़ा प्रचलन है। गारी सुनाती हूँ, मोस्ट रेलेवेंट गारी। अरे जिंदगी से फिसल ले डूबे जी जैसन पाठा, जिंदगी से फिसल ले डूबे जी जैसन पाठा, फिसल जाला जैसे, फिसल जाला जैसे यूपी पुलिस के चाका, फिसल जाला जैसे। देख के तोहके दिलवा हो जाला हक्का बक्का। अरे बाबा, देख के तोहके दिलवा हो जाला हक्का बक्का, फिसल जाला जैसे यूपी पुलिस के चाका, फिसल जाला जैसे। ऐसे भूजैबा जैसे भरसाई के मक्का, फिसल जाला जैसे यूपी पुलिस के चाका, फिसल जाला जैसे। होइबा केतनो चोर गुंडा चाहे ऊ चक्का, फिसल जाला जैसे यूपी पुलिस के चक्का, फिसल जाला जैसे। तुम कनपुरिया दही हो, हम गोरखपुर के मठा, फिसल जाला जैसे। अरे गोरखपुर के बल्ला मारेला चौका छक्का, फिसल जाला जैसे। अंत काल में लगवाई देते राम नाम के रटा, फिसल जाला जैसे यूपी पुलिस के चक्का, फिसल जाला जैसे। थैंक यू।